हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकाई 3 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं इकाई 3 के पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे। और साथ ही मेरे पास एक न्यूज है, अगर आप ये पीडीएफ्स प्राप्त करना चाहते हो डिस्क्रिप्टिव वाली, तो आपको मुझे 15 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हो। और अगर इन्हीं यूनिट्स की आप ऑब्जेक्टिव पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो 30 रुपीज़ पे करके मुझे प्राप्त कर सकते हो ये। और ये आपको पे करना है, वो ये मेरा नंबर है 91 31 93 27 19। इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हो और बाकी जानकारी जो भी हो, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझसे इस नंबर पर ले सकते हो। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव आपको लगाने में बहुत ज़्यादा मदद रहेगी। एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाने से कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आपका फ्लो बढ़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इकाई 3 के 3 पार्ट में हमने अध्ययन बोर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज इस इकाई 3 के पार्ट 4 में अध्ययन बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, कैसे घटित होता है, क्या काम रहते हैं इसके और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए एक अध्ययन बोर्ड होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब किसके द्वारा विहित किए जा रही हैं, परिनियमों के द्वारा। ठीक है, अध्ययन बोर्ड ले लो, विद्या परिषद ले लो, इनके लिए जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं वो किसके द्वारा, परिनियमों द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन विषयों के जिनके लिए कि बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केंद्रों के आचार्य इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभाग के 2 विभागाध्यक्ष 2 स्नातकोत्तर स्तर के उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे। ज्येष्ठता का मीन्स ये है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों में से सबसे जो वृद्ध यानी कि आयु में सबसे अधिक होगा उस व्यक्ति को सबसे पहले इस बोर्ड का क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन कराता हो। उक्त विषय मीन्स जो हमने संकाय में देखे थे, जैसे विज्ञान है, कला है, ये सारे सब्जेक्ट उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से क्या किए जाएंगे, नाम निर्देशित किया जाएगा। ध्यान रखना, इनको जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, कुलपति महोदय के द्वारा की जाएगी। आगे देख लेते हैं। महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के 2 विभागाध्यक्ष जो उपाधि डिग्री स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर बारी बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे। उक्त विषयों के अधिक से अधिक 2 अध्यापक जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। यानी उक्त विषय मीन्स जो हमने ऊपर पढ़े थे, देख लेते हैं कौन कौन से विषय थे। जैसे कि ये संकाय अध्ययन, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं आपके कला, समाज विज्ञान, इनके अध्यापकों को क्या है, कुलपति महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे चलते हैं। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, स्पष्टीकरण भी कोई काम का नहीं है। अब देखते हैं अध्ययन बोर्ड की शक्तियाँ तथा उनके कर्तव्य क्या कृत्य हैं, यानी कि कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। देख लेते हैं। क उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड को ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। ध्यान रखना, किसके द्वारा, परिनियमों द्वारा। इस प्रकार का क्वेश्चन पुराने एग्जाम में, जैसे कि 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके द्वारा ये विहित किए जाएंगे, तो आंसर है परिनियमों द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला है अध्ययन बोर्ड के बाद है कौन सा, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड।
विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब वो सदस्य कौन कौन होंगे, कुलपति। तो कुलपति विद्या संबंधी योजना का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो विद्या संबंधी योजना होती है या मूल्यांकन बोर्ड होता है उसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर क्या आएगा, कुलपति महोदय इसके पदेन अध्यक्ष होती हैं। दूसरा, इनके नीचे कौन कार्य करता है, कुलाधि सचिव कार्य करता है। उसके नीचे संकायों के संकाय अध्यक्ष कार्य करते हैं। महाविद्यालय विकास परिषद का यथास्थिति संकाय अध्यक्ष या संचालक इसका क्या होगा, सदस्य होगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ चुके हैं। गठित किए जाने वाले बोर्ड, अब ध्यान रखिएगा विश्वविद्यालय निधि को पढ़ते हैं हम, जिसका वर्णन अगर आपसे पूछा जाए किस अध्याय में, तो पहली बात तो ये पूछा जाए कि अध्याय 5 में, या वित्त का वर्णन किस अध्याय में किया गया है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के, तो 5वें अध्याय में वित्त का क्या किया गया है, वर्णन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। धारा 32 में क्या है, विश्वविद्यालय निधि का वर्णन किया गया है। अब विश्वविद्यालय निधि क्या है इसको देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय की क्या कहलाएगी, निधि कहलाएगी। निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसके समस्त संदत्त किए जाएंगे। केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक अभिदाय या अनुदान, भाटक मीन्स अनुदान, ठीक है, किसके द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निधि से धारा ध्यान रखिएगा, लेकिन विश्वविद्यालय की निधि धारा 32 में है। वित्त का वर्णन किस में है, अधिनियम के 5वें अध्याय में, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण वो हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद है 6वां अध्याय, ध्यान रखिएगा। 6वें अध्याय में केंद्रीय अध्ययन बोर्ड यानी कि समन्वय समिति की तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम, इन सब की चर्चा किस में की गई है, तो अधिनियम के 6वें अध्याय में की गई है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। समन्वय समिति, अब जैसा कि आप सोचते हैं कि सर आप ये पढ़ाते जा रहे हो, तो लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो तो मुझसे आप बेहतर जानते हो कि आप भी पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो बहुत मायने रखता है। तो 6वें अध्याय में केवल आपको यही याद रखना है कि समन्वय समिति है या केंद्रीय अध्ययन बोर्ड है, उसका वर्णन अधिनियम के किस अध्याय में किया गया है, तो आंसर आएगा 6वें अध्याय में किया गया है। परिनियमों का, अध्यादेशों का, विनियम का सब किस में किया गया है, अधिनियम के 6वें अध्याय में, ठीक है। अब अधिनियम, जो अधिनियम की धारा 34 है उसके अंतर्गत क्या होगी, एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, क्या समन्वय समिति से मिलकर के बनेगी, जैसे कुलाधिपति इसमें शामिल होगा। आगे भी आप देख सकते हैं जैसे कौन कौन है, और इसमें द्वितीय अनुसूची में वे निर्दिष्ट किए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति, ठीक है। आगे देख लेते हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। ये कुलाधिपति के अतिरिक्त आपको याद ये रखना है आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन। उसके बाद प्रमुख सचिव या सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि विभाग का, प्रमुख सचिव या सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। देखो वित्त विभाग का सचिव भी होगा, विधि विभाग का भी सचिव होगा, आयुक्त होगा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश का, और कुलाधिपति इसके सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का सचिव भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है केंद्रीय अध्ययन बोर्ड। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है, जो केंद्रीय अध्ययन बोर्ड है अधिनियम की किस धारा में इसका वर्णन किया गया है, तो आंसर आएगा अधिनियम की धारा 34 क में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखो केंद्रीय, क से केंद्रीय और क से क्या हो जाएगा, क से केंद्रीय हो जाएगा, ठीक है। इसमें से न और द को हटा दी तो केंद्रीय, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा 3 और पूरा जोड़ दीजिए तो केंद्रीय 4 हो जाएंगे। तो 3, 4 क में क्या किया गया है, केंद्रीय अध्ययन बोर्ड का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं। जितना महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपको ध्यान देना है वही चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें तो एक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे, जैसे परिनियम है, ठीक है। आगे देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे। तो पहली बात तो अधिनियम की 36 धारा में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाती हैं। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय के जो प्रथम परिनियम होते हैं वो किसके द्वारा, समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा, समन्वय समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम तैयार किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अध्यादेश अधिनियम की किस धारा में है, धारा 37 में अध्यादेश का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अध्यादेशों के द्वारा क्या है, अधिनियम की धारा जो 37(8) क्लोज है उसके साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ से। ये देखो, पहले देख लीजिए धारा कौन सी है, 37। धारा 37 में भी क्लोज कौन सा है, 8 है। इसके तहत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। और ये किसका होगा, अध्यादेशों के माध्यम से बनाए जाएंगे, ठीक है, अनुशासन। अब अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ये ध्यान रखना। परिनियम कौन बना रहा था, समन्वय समिति बना रही थी। प्रथम परिनियम, प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश किसके द्वारा, कार्य परिषद द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। प्रथम अध्यादेश को नहीं बनाएगी कार्य परिषद, बाकी सब क्या है, किसके द्वारा, कार्य परिषद के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन जो प्रथम अध्यादेश होगा वो किसके द्वारा, राज्य सरकार, ठीक है, कौन, राज्य सरकार, ठीक है। उसके बाद कार्य परिषद काम करेगी। आगे सर देख लेते हैं। और जो कार्य परिषद द्वारा जितने भी अध्यादेश बनाए जाएंगे उनको अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा, तो समन्वय समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुमोदित किसके द्वारा, समन्वय समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आगे चलते हैं। अध्याय 7वां है, ठीक है, देख लेते हैं। 7वां अध्याय, विद्यार्थियों का निवास स्थान, नामांकन तथा उपाधियाँ। धारा 41 में वर्णन है। छात्र निवास का वर्णन कहाँ पर है, धारा 42 में है, ठीक है। धारा 42 में क्या है, छात्र निवास का वर्णन किया गया है। 41 में विद्यार्थियों का निवास स्थान, नामांकन तथा उपाधियों आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। परीक्षकों तथा अनुसीमकों, मॉडरेटर्स की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, कैसे, मॉडरेटर की नियुक्ति किस में वर्णन है, अधिनियम की धारा 44 में। परिनियमों के उपबंध, यानी कि इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो अधिनियम के किसके द्वारा, परिनियमों के द्वारा परीक्षकों तथा अनुसीमकों यानी मॉडरेटर्स की नियुक्ति की जाएगी। किसके, अधिनियम के परिनियमों द्वारा। किसके द्वारा, अधिनियम के परिनियमों द्वारा क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी देगा जैसा कि कार्य परिषद, विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात महाविद्यालय या संस्था की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करे। आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रीकृत स्नातक का वर्णन कहाँ पर है, अधिनियम की धारा 46 क्लोज 1 में है। अध्याय 8, संपरीक्षा मीन्स ऑडिट। संपरीक्षा मीन्स ऑडिट। तो वार्षिक रिपोर्ट है, अधिनियम की धारा 47 में इसका वर्णन है। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी। यानी कि जो विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट होगी उसको तैयार कौन करेगा, कार्य परिषद के अधीन में क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो विश्वविद्यालय है उसकी वार्षिक रिपोर्ट किसके अधीन तैयार की जाएगी, तो कार्य परिषद के अधीन
तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट को तत्पश्चात विश्वविद्यालय कहाँ सौंपेगा, तो एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राज्य सरकार उसे यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। ध्यान रखना, जो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट होगी वो कहाँ पर जाएगी, राज्य सरकार को उसकी प्रति सौंपी जाएगी और उसको राज्य सरकार कहाँ रखेगी, विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कार्य परिषद के अधीन तैयार की जाती है। इस धारा में धारा 47 में, और देख लीजिए ये कार्य परिषद के अधीन, निर्देश के अधीन तैयार की जाती है। कहाँ सौंपी जाएगी इसकी एक प्रति, तो आंसर आएगा राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार उसे कहाँ रखेगी, तो विधानसभा के पटल पर रखेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लेखाओं की संपरीक्षा मीन्स ऑडिट। तो विश्वविद्यालय की लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो 15 मास से अधिक न हो, यानी कि 15 महीने के अधिकांश गैप कितना हो जाएगा, 15 महीने का। उसके अंतराल पर क्या है, विश्वविद्यालय की लेखाओं की क्या की जाएगी, ऑडिट की जाएगी। और राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा, किसके द्वारा, राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी ये लेखाओं की संपरीक्षा, और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। संपरीक्षा किए गए लेखाओं की और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट की एक एक प्रति कार्य परिषद द्वारा सभा को और राज्य सरकार को भी क्या की जाएगी, भेजी जाएगी। और राज्य सरकार उसे कहाँ पर प्रस्तुत करेगी, विधानसभा के पटल पर। ध्यान रखिएगा, वार्षिक रिपोर्ट भी किसे सौंपी जाती है, राज्य सरकार को सौंपी जाती है, ठीक है। और उसकी एक प्रति कहाँ पर राज्य सरकार को सौंपी जाती है उसकी वार्षिक रिपोर्ट की, और वो उसे कहाँ रखवाता है, विधानसभा पटल पर। सेम उसी प्रकार लेखाओं की जो संपरीक्षा होगी उसकी एक प्रति कार्य परिषद किसको, सभा को सौंपेगी, और दूसरी प्रति कहाँ पर, राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। आगे देख लेते हैं, अधिनियम का नवा अध्याय है जो कि किससे रिलेटेड है, विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, केवल इतना ही पूछा जा सकता है, विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो नवा अध्याय है। और अध्यापन पदों पर नियुक्ति धारा कौन सी है, 49 है। कौन सी धारा है, 49 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दसवां अध्याय है, किससे, आपात उपबंध से संबंधित है, ठीक है। राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण कर सकेगी, ठीक है। तो किस 51 धारा है, राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण क्या कर सकेगी, ग्रहण कर सकेगी। 10वां अध्याय है, आपात उपबंध से संबंधित है, ठीक है। आगे जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे, बाकी जो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं वो PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर इसकी डिटेल्स में चर्चा की है, कैसे आपको PDF से प्राप्त करना है, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी वाली दोनों ही आप प्राप्त कर सकते हो। ये 11वां अध्याय है, विद्यार्थी परामर्शी समिति का वर्णन। अधिनियम की धारा, वो अधिनियम के अध्याय कौन से, 11वें अध्याय में विद्यार्थी परामर्शी समिति का वर्णन किया गया है। और धारा कौन सी, अधिनियम की 54। परामर्शी 4 वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। और र भी जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 5 से आपको याद रखना है। 54 में क्या है, विद्यार्थी परामर्शी समिति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बारहवां अध्याय है, अनुपूरक उपबंध, ठीक है। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी जो भी विवाद हैं वो अधिनियम की धारा 55 में बढ़ते हैं। और अनुपूरक उपबंध का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, 12वें अध्याय में किया गया है। यहाँ पर ही समितियों का गठन की बात की गई है। आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना, ये 57 में है। ये समितियों का गठन अधिनियम की धारा 56 में है, ठीक है। समितियों का गठन कितने में है, अधिनियम की धारा 56 में वर्णन किया गया है। और आकस्मिक रिक्तियों का वर्णन 7 में किया गया है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इसके बाद विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र,
तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद या किसी अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से कोई भिन्न कोई सदस्य या संकाय का संकाय अध्यक्ष कुल सचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 65 है। विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? तो सीधा आंसर लगा के आइएगा आप, कुल सचिव को। ठीक है, किसको? कुल सचिव को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर ये क्या है, अपना ये अधिनियम समाप्त हो जाता है, यानी कि इकाई जो आपकी 3 है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा ये नीचे तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो हमने अधिनियम में चर्चा कर ली है कहीं ना कहीं उसकी। ठीक है भाई, ये यूनिट हमारी 3 समाप्त हो जाती है। आगे इसी प्रकार की और भी जितनी इकाई मेरे द्वारा पढ़ाने से शेष रह गई हैं उनकी भी मैं लगातार वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है भाई, आप देखते रहिए और जितना संभव हो लगातार वीडियो देखें ताकि आपके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाएं एग्ज़ाम में। और देखो, ऐसा है कहीं से एक जगह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको क्या है, एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखता है। शायद है कि आपको मेरी वीडियो से 2 क्वेश्चन मिल जाए, किसी और की वीडियो देख रहे हो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएं, आप जिस नोट्स से पढ़ रहे हो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएं। इस प्रकार कुल मिला के आपका एग्ज़ाम, आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट बी में आप अगर 70+ क्वेश्चन अगर करते हो तो श्योर आप सिलेक्शन हो। और पार्ट 75 के साथ में आपको पार्ट ए में जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग होना चाहिए वो 35+ होना चाहिए। तो आप क्या है 30 वैकेंसी में अपनी जगह बना पाओगे। ठीक है, अगर 30 वैकेंसी में अपनी जगह बनाना है तो यही पार्ट बी 75+ और पार्ट ए 35+ आपको नंबरिंग करनी है, तभी जाकर के आपकी सीट क्या है पक्की हो पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये सहयोग होता है आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 2 क्वेश्चन भी आपके बने और मान लीजिए ये 2 क्वेश्चन जैसे कि कई किसी और से नहीं बने, तो आप बहुत सारे जो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे आगे निकल सकते हो। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।